क्वार्टरली, और यहाँ लगाया मैंने 8.12% कंपाउंडेड एनुअली या सिंपल इंटरेस्ट। एक ही बात है, कंपाउंडेड एनुअली बोल दे या सिंपल इंटरेस्ट बोल दे। तो कौन सा इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छा है, फर्स्ट वाला अच्छा है कि सेकंड वाला अच्छा है? तो पहले आप क्या करेंगे, 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली का आप, अरे यार ये एक मिनट रुक के गया, जल्दबाजी क्यों कर रही है। 1.02 की पावर 4 -1 इंटू 100 निकालो। 1.02 की पावर 4 -1 इंटू 100 निकालो, कितना आ रहा है? 1.02 की पावर 4। अब मैंने अब बोल रही थी कौन सा अच्छा है, अब बताओ कौन सा अच्छा है? अब फर्स्ट अच्छा है कि सेकंड अच्छा है? तो फिर इसलिए तो बोल रहा था थोड़ा सा टाइम लगाओ भाई, जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? आते हुए क्वेश्चन गलत होगा बेटा, और कुछ नहीं होगा भाई। आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाएगा जल्दबाजी करोगे तो। फर्स्ट वाला अच्छा है क्योंकि इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है 8.24, और सेकंड का तो 8.12 ही रहेगा हमेशा, तो फर्स्ट वाला अच्छा है। तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज बेटर। क्लियर है? अरे क्लियर है? अब कंपाउंड इंटरेस्ट में बस एक लास्ट टाइप की प्रॉब्लम आती है आपका, डेप्रिसिएशन वाली। डेप्रिसिएशन वाली एक प्रॉब्लम आती है। डेप्रिसिएशन में क्या होता है कि जो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 माइनस आई की पावर है, बस प्लस की जगह माइनस हो जाता है, क्योंकि आपकी चीजें कम हो रही है, वैल्यू कम हो रही है। मशीन की वैल्यू, कार की वैल्यू, जो भी इस तरह की जितनी मशीनरी है उनकी वैल्यू हमेशा कम होती है, उनकी वैल्यू हमेशा कम होती है। जैसे आपकी स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं भाई 5 साल बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू मतलब वो खराब हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, बस स्क्रैप वैल्यू मिल गई आपको। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मशीनरी है ₹2400 स्क्रैप वैल्यू at 10% depreciation rate after 8 years. Find the cost of machinery. जब उसने मशीनरी किस कॉस्ट में उसने परचेज की थी वो बताया, परचेजिंग कॉस्ट ऑफ मशीनरी मतलब कब कितने में परचेज की थी उसकी। तो प्रिंसिपल निकालना मतलब 2400 रुपये तो उसका डेप्रिसिएशन है, स्क्रैप वैल्यू। प्रिंसिपल निकालना 1.9 की पावर 8 निकालना, कितना आ रहा है प्रिंसिपल, कितना आ रहा है बताइए। अरे यार ये दो अलग अलग मार्क्स कैसे आएंगे, 5,575 कैसे आएगा बेटा, ये कौन बोल रहा है ये? मुझे तो नहीं आ रहा ये समझ में आंसर, एक सेकंड मुझे देखना पड़ेगा ये आंसर, मुझे समझ नहीं आ रहा। 10% से कम होगा तो 2400 रुपये का 5,575 रहेगा यार, समझ में नहीं बात। दोबारा चेक करो यार, 0.9 की पावर 8 करो, डिवाइड बाय 2400 करो और डिवाइड इक्वल टू करो, देखें यही आ रही है। हो सकता है यही आ रही है, मुझे ऐसा लगने में अजीब सा लग रहा है, इसलिए बोलो। अरे मुस्कान क्या कर रही है, 549 तो हो ही नहीं सकता, यही आ रहा है। कितना आ रही है इसकी वैल्यू, 5,575 रुपये। चलो होगी वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, 5,575 रुपये ये इसकी परचेजिंग कॉस्ट थी, जो अब उसकी 8 साल के बाद उसकी परचेज उसकी कॉस्ट रहेगी 2400 रुपये। तो ये कहलाता है डेप्रिसिएशन, दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। क्लियर है? अब बताइए इसमें और किस तरह की प्रॉब्लम बताएं, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड के।
ये तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात है। अब आधा घंटा बचा है तो अपन एक काम करते हैं, अब बाकी का वो भी कर लेते हैं कि उसमें अभी और इसमें क्या बताना सिंपल इंटरेस्ट। भाई ये टॉपिक तो ऐसे ही बनेंगे जो मैं सब। अच्छा, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में एक वो बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं एनईटी भी ले लेता हूँ। देखो सर, एक प्रॉब्लम बनती है कि if a sum of money becomes double in 8 years, in how many years it will become 16 times of itself at compound interest of itself at compound interest। 16 टाइम ऑफ सेल्फ कंपाउंड इंटरेस्ट में 32 साल में, बिल्कुल सही बोला। डबल मतलब 2 की पावर 1। अब यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा होता है 2 की पावर 1 8 ईयर्स में, तो 2 की पावर 4 32 ईयर्स में। तो किसी ने बोला सर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ऐसे निकलेगा 2p इक्वल टू p 1 प्लस आई की पावर n8। अब बोलो कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, तो फिर तो बेटा वो ऑप्शन से निकलेगा यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा तो, और कोई तरीका नहीं है तुम्हारे पास। और वैसे मैं चेक करके बता दूं 1.1 की पावर 8 कितना होता है, ये निकाल के बताना। देखिए मैं बता दूं इसके आसपास आएगा। 1.1 की पावर 8 निकाल के बताओ कितना है। अभी मैं बता दूंगा किसके बीच में आएगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। बोलो, तुम भी चेक कर सकते हो इसे। 2.14, तो बेटा 100% 10% से हल्का सा कम आएगा। 10%, 9 और 10% के बीच में आएगा, देख लेना। अच्छा 1.09 की पावर 8 करना, एक मिनट में। 1.09 की पावर 8 कितना आ रहा है? बिल्कुल सही है। तो 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा इसका, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका। 9 से हल्का सा ज्यादा है तो 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मेरी बात समझ में आई कैसे चेक किया मैंने? कुछ भी एक आर्बिट्रेरी वैल्यू लेके चेक कर लेना, आपको पता लग जाएगा कि कौन से कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आसपास आएगा। ये है, तो ये एक इस तरह की प्रॉब्लम बनती है। और चाहे तो ऑप्शन 4 ऑप्शंस को करके देखोगे तो और ज्यादा बढ़िया है, उससे तो डायरेक्ट पता लग जाएगा आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है। ठीक है, चलिए लास्ट टाइप अब हमारा एनईटी। एनईटी अब देखो, यदि मैं एनईटी की बात करूं तो मैंने बोला एनईटी मतलब रेगुलर पेमेंट at the specified interval of time, at a specified interval of time। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब हर महीने के एंड में, हर साल के एंड में, हर क्वार्टरली के एंड में यदि आप कोई पेमेंट कर रहे हो, चाहे वो पेमेंट आपने पहले ले लिया उसको चुका रहे हो या आप इकट्ठा कर रहे हो, तो उसको हम एनईटी बोलते हैं। अब जितने भी आपकी जैसे आरडी है, जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, बस वो अलग बात है, उनका पैसा अलग तरीके से निकलता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये आपके सीक्वेंस, आपके स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम पर आप रेगुलर पेमेंट करना। अब एनईटी 2 तरह की होती है। एक तो मैंने बोला रेगुलर एनईटी या ऑर्डिनरी एनईटी, ऑर्डिनरी और रेगुलर एनईटी। अब इस तरह के एनईटी में आप इंटरवल, जो भी आपका स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम है, जैसे मंथ के एंड में या क्वार्टरली के एंड में या हाफ ईयरली के एंड में, इस तरह से पेमेंट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी एनईटी या रेगुलर एनईटी। और एनईटी ड्यू जब पैसा पेमेंट आपने आज ही कर दिया, और मैं तुम्हें बता चुका एनईटी ड्यू या इमीडिएट एनईटी। इमीडिएट इसमें नाउ आएगा, टुडे आएगा, बिगनिंग आएगा, इस तरह के जो वर्ड आएंगे
उसके लिए आपका क्या होगा, एनईटी डी होगा। भाई फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है एनईटी में, तो और कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला याद है तो आपके लिए इजीली आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना। अब ये में दोनों में प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू ए 1 प्लस आई की पावर एन -1 अपॉन आई। अब क्योंकि आपने पेमेंट स्टार्टिंग में कर दिया, तो बेटा जो इंटरवल ऑफ टाइम है, एक इंटरवल ऑफ टाइम से पहले कर दिया आपने, तो उसका इंटरेस्ट मिलेगा आपको। तो यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू में 1 प्लस आई मल्टीप्लाई हो जाता है, बाकी सब वही का वही रहता है। इतना आसान है। प्रेजेंट वैल्यू मतलब आपने लोन ले लिया, उधार ले लिया, ये दो चीज को याद रखो। उधार ले लिया, लोन ले लिया, आज कोई चीज खरीदी है आपने, तो वो प्रेजेंट वैल्यू आएगी आपकी। इसमें आएगा ए 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर -n अपॉन आई। यहाँ पर 1 प्लस आई मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। और ये सिंकिंग फंड भी है, सिंकिंग फंड। बस ये फॉर्मूला है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं। सारी चीजें यहाँ से निकल जाएगी आपकी। इसमें तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इन चीजों की ये चीजें क्लियर है तो अपना आप आपकी चीजें हो जाएंगी। ऑर्डिनरी एनईटी ये 4 फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करता है। डायरेक्ट कभी कभी आजकल क्या है, वो डायरेक्ट भी दे देता है, जैसे इस पूरे की वैल्यू दे दी आपको, ये कहलाती है ए एन कोमा आई, या इस पूरे की वैल्यू दे दी आपको पी एन कोमा आई, तो और ज्यादा अच्छा है, और ज्यादा अच्छा है। अब जैसे मैं कोई भी एक प्रॉब्लम बना देता हूँ, देखो समझो कैसे बनाते हैं। फाइंड द total amount accumulated after 8 years if a person invests rupees 2000 per month, ADS की जगह 3 years कर देते per month at 12% per annum compounded monthly। कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा 3 साल में पर मंथ ये इन्वेस्ट कर रहा है भाई 3 साल तक, तो क्या होगा भाई, टोटल अमाउंट एक्यूमुलेटेड, कुछ भी नहीं बोला गया तो ऑर्डिनरी एनईटी 2000 रुपया हर महीने जमा करवा रहा है, 1% हो गया 36 हो गया, -1 अपॉन 0.01, बोलो कितना रुपए इकट्ठा हो जाएगा, कितने रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, निकाल के बताओ। 3 साल के बाद कितने रुपए मिल जाएंगे उसके, बताइए। ये आ गया आपका फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनईटी। कुछ भी नहीं बोला जाए तो ऑर्डिनरी एनईटी, और आपका मंथली आपने कन्वर्ट कर दिया, कितना आया बेटा निकालो ना, कौन निकाल रहा है, 86153.7, 86,000 ये आपका फ्यूचर वैल्यू हो गया, जो भी आ रहा है। दिस इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनईटी। आया ये समझ में? हाँ 153 ले लो, 153 और देखो अब a man purchased a house at rupees 50 lakh. He made a down payment of rupees 2 lakh. And balance amount he paid in annual install or monthly install या quarterly installment।
starting from now at 10% per annum compounded quarterly. Find the amount of installment. इन 5 years 5 साल में जमा करवाना है तो हमें अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट निकालना है. यू हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट. अब देखना भाई 15 लाख रुपए से 2 लाख रुपए उसने जमा करवा दिए तो लोन कितने का मिला भाई. मेन परचेज आज ही करेगा तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो गई. अब कितने लाख रुपीज को वो इंस्टॉलमेंट में देगा. 13 लाख रुपीज को इंस्टॉलमेंट में देगा. प्रेजेंट वैल्यू. दूसरी बात स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.025 ए 1 माइनस 1.025 कितने साल में 5 साल में इंटू 20 तो -20 अपॉन 0.025. समझ में आया कैसे लगाया. समझ में आया कैसे लगाया ये फॉर्मूला. 13 लाख रुपीज तो उसको आपको क्या लिया उसने लोन लिया. नाउ लिखा हुआ है इसलिए 1.025 से मल्टीप्लाई हुआ. ए इंस्टॉलमेंट 1 माइनस 1.025 की पावर -20 5 साल में टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट होगी 20 इंस्टॉलमेंट होगी डिवाइड बाय 0.025. निकालना भाई कितना रहा है. मैं नहीं निकाल रहा हूं जो आप बोलोगे ये मान लूंगा कि ये नोनी का आ रहा. कैलकुलेशन आपका पार्ट है. इसका मतलब 81,357.3 रुपीज आपका क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है. ये आपकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है. हर 3 महीने में आपको इतना रुपए जमा करवाना पड़ेगा. क्लियर है. इसमें कोई डाउट बोलिए. कोई दिक्कत नहीं. थिंकिंग फंड मैंने बोला ना फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनईटी. एक प्रॉब्लम और है कि आपसे ये बोला जाता है कि आप या तो ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं. एक प्रॉब्लम इस तरह की आती है कि या तो आप 10,000 रुपए की मशीन खरीद लें ₹10,000 मशीन या ₹3,000 एनुअल रेंट या 2,500 एनुअल रेंट फॉर 5 years at 10% पर annum. क्या करना चाहिए. खरीद लेनी चाहिए कि आपको रेंट पे लेनी चाहिए. तो क्या करेंगे जो 2,500 5 साल तक एनुअल रेंट दे रहे हो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2,500 1 माइनस 1.1 की पावर -5/1. ये निकाल के बताओ. इससे पता लगेगा कि आपको खरीद लेनी चाहिए कि रेंट पे लेनी चाहिए. बताइए कितना आ रहा प्रेजेंट वैल्यू. 2,500 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू निकालो आज के टाइम पर जो आप हर साल दे रहे हो रेंट. बताइए कितना वैल्यू आ रहा है. 94. भैया तो रेंट पे ले लो ज्यादा बढ़िया है क्योंकि ये माना जाता है कि मशीन 5 साल के बाद उसका 0 वैल्यू हो गया. कुछ भी नहीं बोला गया है तो आप ये मान लोगे कि 0 वैल्यू हो गया. मतलब आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा उस मशीन का. तो आप ये मान लीजिए तो रेंट पे ही आपको फायदेमंद हो रहा है. इसका मतलब आपको रेंट पे लेने चाहिए. क्लियर है. बोलिए. तो ये इस तरह की प्रॉब्लम बनती है. अब इसके बाद हमारा प्रोपेसिटी आ गया लास्ट पार्ट. प्रोपेसिटी. अब प्रोपेसिटी क्या है कि भाई प्रोपेसिटी का मतलब है जैसे आपने पैसा आज जमा करवाया. मैंने आज 50,000 रुपये जमा करवा दिए और मैं चाहता हूं कि मुझे हर साल कुछ ना कुछ मिलता रहे. जैसे मुझे 1,000 रुपये 50 इनफाइनाइट ईयर्स तक मेरे को मिले, मेरे बाद मेरे अगली पीढ़ी को मिले, उसको अगली पीढ़ी को मिले.
तो मुझे अभी कितना रुपए जमा करवाना है वो प्रोफिशिएंसी कहलाती है। इनफाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम तक पैसा मिलना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टाइम क्या है, जो आपने पैसा आज जमा करवाया वो आपको कभी भी रिपेड नहीं मिलेगा। फिर बोलोगे सर इनफाइनाइट ईयर्स तक मिलेगा, तब भी नहीं होगा, तब भी आपको पैसा वापस से नहीं मिलेगा पूरा। मतलब प्रिंसिपल कैन नेवर बी रिपेड। आपको हाँ भाई, तो हमने क्या बोला, प्रोफिशिएंसी की बात कर रहे थे हम। तो प्रोफिशिएंसी का मतलब है आपको प्रिंसिपल कभी भी रिपेड नहीं होगा। तो दो तरह की प्रोफिशिएंसी होती है, एक तो आपका प्रेजेंट वैल्यू और प्रोफिशिएंसी प्रेजेंट वैल्यू। तो ये हो गया आपका आर अपॉन आई। आर का मतलब है कितने रुपए आपको चाहिए। जैसे एग्जांपल, मुझे 1000 रुपये महीने चाहिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 12% पर एनम या 8% पर एनम। तो कंपाउंडेड मंथली करेंगे तो ये 1000 रुपये मंथली चाहिए। तो 8/1200 करना कितना आ रहा है, 8/1200 करो, 8% पर एनम है, लेकिन मंथली करना पड़ेगा क्योंकि 1000 रुपये मंथली चाहिए आपको। तो 8/1200 करना कितना आ रहा है, बोले 0.0067। अब इसको निकालो भाई, कितना आ रहा है, ये निकालो अभी कितना आ रहा है। 1000 डिवाइड बाय 0.0067 कितना रुपीज आ रहे हैं, 1,50,000 रुपये आज जमा करवाओगे। यदि आप 1,50,000 रुपये आज जमा कराओगे तो अगले महीने से आपको 1000 रुपये महीने से मिलना चालू हो जाएगा। अगले महीने से आपको 1000 रुपये महीने मिलना चालू हो जाएगा। ये आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोफिशिएंसी हो गया। आ गया समझ में, क्लियर है, बोलिए। अब एक होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग प्रोफिशिएंसी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग प्रोफिशिएंसी। अब ग्रोइंग प्रोफिशिएंसी क्या होती है, ये फॉर्मूला होता है I माइनस बी। ये बोल रहा है कि जैसे सपोज आपने किसी की इच्छा हुई कि सर मुझे अगले महीने 1000 रुपये मिला, उसके अगले महीने मुझे 1000 रुपये 1050 रुपये मिलने चाहिए। मतलब मेरा इंटरेस्ट 5% से रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता हुआ है चाहिए। मतलब हर महीने 1000 मिला, अब 1000 का 50 रुपये, 1000 का कितना परसेंट है, मतलब कितना परसेंट है, 5% है, कितना परसेंट है, 0.5% है, जो भी है। बोलो ना 1000 का 5% निकालो कितना होगा, 50 रुपये हुआ है ना, सही है। 5% से इंक्रीज चाहिए मुझे, लेकिन जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे ज्यादा इंक्रीज नहीं मिलेगा। ये चीज और समझ लेना भाई। किसी ने बोला सर अभी 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, मुझे अगले महीने से 10% इंक्रीज चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है। जितना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है उससे कम ही होगा आपका। तो मुझे 5% का इंक्रीज चाहिए हर महीने। तो 1000.08 माइनस 0.05 तो 0.03। अब निकालो कितना आ रहा है। तो हर साल हर महीने 5% का इंक्रीज मिलेगा आपको। कितना आ रहा है ये, 3 लाख कुछ आ रहा होगा। 3,33,300 जो भी आ रहा है। मतलब इसमें क्या है, पहले साल पहले महीने में 1000 रुपये मिला, अगले महीने में 5% इंक्रीज होकर मिला।
उसके अगले महीने में फिर 5% इंक्रीज होकर मिलेगा, इस तरह से मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। क्लियर है? क्लियर है? तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग कैपेसिटी हो गई। अब इसके बाद आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है ये समझिए। एनपीवी क्या होती है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। भाई आपने पैसा कितना लगाया और कितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो कितना होगा, या इनकम और आउटकम। भाई आपने पैसा कितना खर्च किया और कितना आपके पास आया, उसका जो डिफरेंस होता है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है। भाई आपके पास आ रहा है 2 लाख रुपए, नेट प्रेजेंट आपका इनिशियल मतलब जो भी आपका है, और आपने खर्च किया 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए का आपका डिफरेंस आ गया, तो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू हो गया 1 लाख रुपए। एनपीवी, ये एनपीवी इस तरह से मिलेगा। तो इसको क्या बोलोगे फॉर्मूला? फॉर्मूले बहुत सारे हैं, मैंने बताया था कि क्या क्या थे। टोटल, बोलिए कोई तो बोलिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा? भाई टोटल नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट या टोटल इन्वेस्टमेंट, नेट इनफ्लो माइनस नेट आउटफ्लो, सही है। नेट इनफ्लो माइनस नेट आउटफ्लो, कितना आ रहा है कितना जा रहा है, सिंपल सी बात। आउटफ्लो को आप नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो यदि आपने और कोई पैसा नहीं लगा दिया तो। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज नोन एज नेट प्रेजेंट वैल्यू। इफ नेट प्रेजेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वैसे तो ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए, तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपका अप्रूव हो जाएगा, तो आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाएगा, वरना लेस देन 0 है तो फिर आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू। दिस इज कॉल्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू। नाउ व्हाट इज नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न? नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? बताते चलो भाई, अब ये तुम्हारा ही काम है। नॉमिनल रियल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कि प्लस रियल रेट ऑफ रिटर्न, बिल्कुल सही है। रियल रेट ऑफ रिटर्न प्लस क्यों आएगा बेटा? रियल रेट ऑफ रिटर्न में से इन्फ्लेशन माइनस करोगे जब भी तो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न आएगा, प्लस आएगा क्या रिद्धि है? अरे रियल रेट ऑफ रिटर्न, अरे यार ये तुम देखो यार, मुझे भी याद नहीं आ रहा अभी। रियल, हाँ हाँ, रियल रेट ऑफ रिटर्न प्लस इन्फ्लेशन, हाँ